नमस्कार बच्चों, आज हम 6th क्लास का लेसन नंबर 15 नौकर पढ़ेंगे। नौकर कहते ही समझ में आ जाता है नौकर कौन होता है, जो घर में नौकरी करता है, अर्थात कहीं भी नौकरी करता है। तो ये चैप्टर गांधी जी बापू के ऊपर है। बापू किसी को भी नौकर नहीं रखते थे, अर्थात नौकर चाकर उनको पसंद करवाना उनको पसंद नहीं था, खुद ही अपने आप सारे काम करते थे। तो लेसन स्टार्ट करते हैं बच्चों। आश्रम में गांधी कई ऐसे कार्य भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीना ये मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। यह वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। गांधी जी क्या करते थे, अपने घर का काम सारा खुद ही करते थे। तो जब वो साबरमती आश्रम गए तो वहाँ भी वो अपने लड़कों से जो अपने बच्चे थे, गांधी जी के अपने बच्चे थे, वो या उनकी बीबी कस्तूरबा आटा पीसती थी। कम पड़ जाता था तो वो खुद ही आटा पीसते थे, किसी से पिसवाते नहीं थे। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे। कोपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज में कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कोई लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली में किसकी गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। एक जो है इंग्लिश पढ़ा हुआ लड़का उनसे मिलने आया और वो गांधी जी को काम करते हुए देखकर कहने लगा कि बापू मुझे कोई काम दे दो। लेकिन वो तो पढ़ा लिखा था, इंग्लिश ज़्यादा बोल रहा था। उसने सोचा बापू को कागज़ का काम देंगे, लेकिन बापू कहने लगे कि एक थाली गेहूं बीन दो। अब उस लड़के से हो नहीं रही थी, उसने बड़ी मुश्किल से बीनी और फिर कहता है, अब मुझे आशीर्वाद दो, मैं चलता हूँ। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख लेते थे तो उसके साथियों को आड़े हाथों लेने। उन्हें सब्जी और फल अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उन्हें समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़े थे। चकत्ते मतलब निशान पड़े थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं सकते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का काम कर भी चुके थे। गांधी जी जो है उबली हुई सब्जियां ज़्यादा पसंद करते थे। तो वो जब अफ्रीका में थे, जहाँ कैदी थे, तो उन्हें खाना परोसा जाता था तो गांधी जी खुद परोसते थे। तो गांधी जी को वो जो जेल में थे लोग वो कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि गांधी जी स्वयं खाना परोसते थे ना। और एक दिन किसी ने सब्जियां बिना धोए काट दी तो उन्होंने बताया कि आलू और नींबू को तो खासकर धोकर ही काटना चाहिए। वो सफाई का विशेष ध्यान रखते थे। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांध कर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी हुई थी। कालिख मतलब काली हो रखे थे। बर्तन जो है खुद ही धोते थे सारे लोग। एक दिन गांधी जी जो है काले बर्तन, जो पहले कौन सा गैस थी, मिट्टी के उस चूल्हे पे खाना बनता था और लकड़ी इकट्ठी करके लाते थे तो काला हो जाता था नीचे से। तो दिन में जब काम खत्म हो गया तो रगड़ रगड़ कर उसको साफ करने लगे, जिसमें खूब कालिख लगी हुई थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहाँ आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उसकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंप कर चले आए। बर्तन एकदम चमकते न हों
तब एक गांधी को संतोष नहीं होता था, वो बहुत चमका के रखते थे गांधी जी बर्तनों को। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझकर चांदी सा चमका देते थे। वो कैसे मांझते थे, उन्होंने यूँ बताया कि हम बर्तनों को कैसे मांझते, लोहे को भी चांदी जैसा चमका देते हैं। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहाँ आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में से सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि कहाँ रखना चाहिए। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए ले जा रहे हैं। एक लड़के ने अपने बिस्तर छोड़ दिए और उसको पता नहीं था कि कहाँ रखने हैं। वो जैसे ही पूछने गया इतनी देर में तो बापूजी उसके बिस्तर ही रखा है। और एक दिन वो बर्तन साफ़ कर रहे थे तो बीबी ने बोला कि मैं कर दूंगी, तो उन्होंने कहा कि भाई औरतों से कौन मुँह लड़ाए, और बर्तन छोड़ दिए। आश्रम के लिए बाहर बने हुए कुएं से पानी खींच कर लाना था। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस सी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ, सब कुछ ले गया कार्यकर्ता, टब भी ले गया। तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा। गांधी जी अपने सिर पर टब वापस रखकर भर कर ले आए। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वो काम छोड़ दें, कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। जो लड़ाई शुरू हुई थी अफ्रीका की, उस समय उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो लड़ाई बोअर युद्ध, क्या नाम था युद्ध का बच्चों, बोअर युद्ध। बोअर युद्ध में जो घायल हुए थे उनको स्ट्रेचर पर 25-25 मील तक दूर लेकर जाते थे। कौन, बापूजी। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। कितने मील तक पैदल चलते थे बच्चों, 42 मील तक, 42 मील तक। तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना हुआ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। सुबह के 2 बजे निकल जाते थे वे, शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। फार्म मतलब जहाँ रहते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। उनको देखकर बाकी लोग भी उनका अनुकरण करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल और आदि तैयार करके रख दिए हैं। जब वो और लोग लौटे तब तक तो गांधी जी ने क्या किया, तस्तरियों में नाश्ता और फल तैयार कर दिया। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए कष्ट क्यों किया, क्या यह उचित है कि हम आपकी से सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके हारे हो। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। कहने लगे कि मेरे को पता था तुम लोग आओगे और मेरे पास टाइम भी था और तुम थके हारे आने वाले थे। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले, जो दक्षिण अफ्रीका में हमारे भारत के लोग रह रहे थे, उनके साथ गंदा व्यवहार किया जाता था। ब्रिटिश सरकार उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार करती थी। तो उस शासन को हटाने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की इज्जत के लिए, उनकी रोजी रोटी के लिए वो एक बार लंदन गए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। शाकाहारी कौन सा भोजन होता है बच्चों? जिसमें मांस मीट नहीं होता है। छात्रों ने वेज बोलते हैं ना इंग्लिश में। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे।
बच्चों गांधी खुद तस्तरियाँ साथ में, वो लड़कों ने उनको आमंत्रित किया ना, उनको निमंत्रण दिया, आमंत्रित नहीं निमंत्रण दिया, अर्थात उनको बुलाया। जैसे ही उनको बुलाया तो वो साथ में ही सब्जी धोने लग गए, साथ में ही काम करवाने लग गए। तो दूसरे लोग आकर देखते हैं कि ये तो पतला दुबला आदमी कोई नहीं है, वही गांधी बापू है। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त है, लेकिन उनके लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तब रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे, साफ कर रहे थे। बुहार रहे थे मतलब साफ कर रहे थे। कौन? गांधी जी जब सोते थे तो उससे पहले अपना रूम पूरा क्लीन करके सोते थे। उस समय रात के 10 बजते थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। बुहारी मतलब झाड़ू ले ली। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता था, वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नोआखाती पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। वो जब कोई पत्र लिख रहे होते थे ना रात को बैठकर, तो जब उसका तेल लालटेन का तेल खत्म हो जाता था तो किसी भी सोए हुए दोस्त को तंग नहीं करते थे, वो चांद की रोशनी में लिखते थे। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता। 2 आदमी उनके साथ रहते थे। कब रहते थे? नोआखाली पद यात्रा। एक नोआखाली पद यात्रा बापूजी ने की थी, उसमें 2 आदमी उनके साथ थे। उनको खाखरा बनाना नहीं आता, पता है ना बच्चों, वो गुजरात में बनता है खाखरा। इस पर गांधी स्वयं रसोई, जेठालाल वाले सीरियल में खाखरा नहीं बताती है दया बहन, इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। 78 वर्ष में भी वो काम करते थे। कौन? गांधी जी 78 ईयर में। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के नहीं रखा था। 2 महीने के जब उनके खुद के बच्चे हुए ना, तब भी वो किसी दाई को, दाई मीन्स काम वाली को, मेड को नहीं रखते थे। वे मानते थे कि बच्चे के विकास में माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है, अर्थात उनको की देखभाल जरूरी है। माँ बाप में इमोशनल अटैचमेंट होती है ना। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली पतली और कमज़ोर हो गई है। कब देखा उन्होंने? जब वो दक्षिण अफ्रीका की जेल से बाहर आए थे तो देखा कि उनके दोस्त की पत्नी, कौन? श्रीमती पोलक, बहुत पतली और कमज़ोर हो गई है। उनका बच्चा उसका दूध पीना छोड़ता नहीं था। वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा था, रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारा दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चल गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लेटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें। गांधी जी सारा दिन काम करके उस बच्चे को अपने साथ सुलाते थे ताकि इसकी माँ ठीक हो जाए, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। 1 पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। तो बापूजी ने पोलक बहन के बच्चे का दूध कैसे छोड़ा? बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। गोखले जो थे दक्षिण अफ्रीका में, दोनों उनके साथ रुके हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। इस्त्री मतलब आयरन किया, प्रेस किया। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उन्हें पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहाँ उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिससे यह काम दूं, कि मेरे पास कोई नौकर नहीं है जिसको मैं काम दूं। मेरे पास तो इतने कागज़ हो गए हैं, क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? क्या बापू को कहते हैं कि क्या तुम काम कर दोगे?
तो गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम न करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनके अन्य सेवा का काम खुशी से किया। वो काम करने में हिचकते नहीं थे। शर्ट पे भी बटन लगाया उन्होंने। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। वो छुआछूत के विरुद्ध थे। था ना, उस टाइम छुआछूत जोरों पर थी, क्योंकि नीच लोगों को, जो नीची जाति के वाल्मीकि लोग थे, उनको हे दृष्टि से अर्थात नफरत की दृष्टि से देखा जाता था। फिर भी बापूजी उन्हीं को रखते थे। इसमें कुछ कठिनाइयाँ हो सकती थी, कुछ चोरियाँ हो सकती थी, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में, उनको पता ही नहीं था कि नौकर को कैसे रखा जाता है। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पाखानों की सफाई करता। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। सभी के कौन कैदी उनका की हेल्प कैसे करते थे? बहुत काम करते थे कैदी, क्योंकि गांधी बापू जी का तो व्यवहार ही ऐसा था। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घराने में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनके परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के साथ करवाया जाता था। वो किसी अंग्रेज के घर गए थे तो वहाँ उन्होंने नौकरों का परिचय यूँ नहीं करवाया कि ये नौकर है, कहा कि ये हमारे रिश्तेदार हैं। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन मानता हूँ और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका फल पूरा देंगे। वो कहता है कि आपने मेरी बहुत सेवा की, मैं आपको अपना छोटा भाई या बहन समझता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं आपको दे दूँ, लेकिन भगवान आपको बहुत कुछ देगा। वो ये दुआएं देकर चला आए। तो बच्चों, तुम्हें गांधी जी से सीखने को क्या मिला? हमें नौकर को नौकर नहीं, अपना चाचा, ताऊ, भाई, बहन, माँ, मौसी, मामी, बुआ समझना चाहिए। तो बच्चों, इसके कौन है? लेखक हैं अन्नू बंदोपाध्याय। कौन है इसके लेखक? अन्नू बंदोपाध्याय। तो बच्चों, ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।